समझते हैं ब्लैक बॉडी नहीं है तो नहीं पढ़े। ड्यूल नेचर का जो टॉपिक है वो तो आधे पेज का है। ड्यूल नेचर का एक टॉपिक लिखा हुआ है अपने बुक के अंदर, वो आधे पेज का है, तो वो पेज मैंने कहा पढ़ के तो जाओ, मसला नहीं है। तो ड्यूल नेचर का मकसद होता है कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के अंदर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आता है, थॉम्सन इफेक्ट भी आता है, पेयर प्रोडक्शन, डीग्लोबुलेशन, सब ड्यूल नेचर के अंदर आते हैं, क्योंकि ये सब के सब ड्यूल नेचर ऑफ लाइट को पढ़ने के लिए दिए हुए। फिर भी अगर आपको नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़े, कोई जबरदस्ती है नहीं, आप ब्लैक बॉडी पढ़े। आपको नहीं समझ में आती चीज तो आप भले वो टॉपिक छोड़ दें, लेकिन मैं सब टॉपिक आपको पढ़ा देता हूँ। बाकी फिर आपकी मर्जी, और समझते हैं कि पीएमडीसी में काम कर रही है तो छोड़ दें, जरूरी थोड़ी है कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो आप पढ़े नहीं पढ़े, मसला नहीं है। वो फिर मेरे ऊपर नहीं आएगी कि मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया, फिर आपके ऊपर होगी कि आपने नहीं पढ़ा। तो इसलिए जो चैप्टर इसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाले टॉपिक्स नहीं थे सिलेबस में नहीं, लेकिन मैंने आपको इसलिए पढ़ा दिए कि फिर आप ये कहते हो कि ये हो गया वो हो गया, फिर अपनी फेल्योर हमारे ऊपर डालते हो ना, तो उससे बचने के लिए मैंने पढ़ा दिए, बाकी आपकी मुश्किल है, पढ़े ना पढ़े। तो देखिए ब्लैक बॉडी को हम पढ़ेंगे बेटा। पहली बात ये कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं कोशिश करूंगा कि इसमें उतना ही आपको मैं बताऊं जितना आपके लिए एक जरूरी चीज है। ज्यादा गैर जरूरी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे इसके अंदर, बहरहाल एक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही जो बुनियाद है क्वांटम मैकेनिक्स की। तो देखिए बेटा, ब्लैक बॉडी को समझने के लिए सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में होनी चाहिए वो होनी चाहिए थर्मल रेडिएशन। अब ये थर्मल रेडिएशन क्या होती है, या थर्मल रेडिएशन किसको कहा जाता है? थर्मल रेडिएशन। देखिए थर्मल रेडिएशन का मकसद है रेडिएशन emitted by any body due to virtue of temperature। किसी भी बॉडी से टेम्परेचर की वजह से रेडिएशन इमिट होती है, हर बॉडी से होती है। एनी बॉडी अबोव 0 केल्विन, जिस बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से अबोव होता है, उस बॉडी से टेम्परेचर की वजह से उस बॉडी में से एक रेडिएशन इमिट होती है, जिस रेडिएशन को हम कहते हैं थर्मल रेडिएशन। ठीक है, ये हर बॉडी से इमिट होती है, हर टेम्परेचर पे इमिट होती है। जिस बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है उसमें से ये रेडिएशन इमिट होती है। अगर ये फैन है, इसका टेम्परेचर 0 केल्विन से भी अबव है, तो इसमें से भी थर्मल रेडिएशन इमिट हो रही है। तो अगर थर्मल रेडिएशन इसमें से इमिट हो रही है, इसको अंधेरे में हम रखते हैं तो ये नजर क्यों नहीं आता? इसलिए कि आम टेम्परेचर पे निकलने वाली जो रेडिएशन होती है वो इंफ्रारेड होती है, इसलिए चीजें हमें अंधेरे में नजर नहीं आती। बल्ब आपको अंधेरे में नजर आ जाता है, क्योंकि बल्ब में से निकलने वाली रेडिएशन विजिबल होती है। तो जिस चीज में, जैसे लोहा होता है, वो अगर ठंडा होता है उसको अंधेरे में रख दे वो आपको नजर नहीं आता, लेकिन आपको पता है कि मुख्तलिफ डिवाइसेस होते हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। जैसे मुख्तलिफ जानवरों की आइज भी है जो इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करती है, तो मुख्तलिफ जानवरों को भी अंधेरे में नजर आता है। तो मुख्तलिफ कैमराज होती हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन को भी डिटेक्ट करती हैं। अगर उसी लोहे को आप आपकी आंख से देखोगे तो अंधेरे में नजर नहीं आएगा,
لیکن آپ انفراریڈ کیمرہ سے اس کو دیکھو گے تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا، کیونکہ اس میں انفراریڈ ریڈیشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہر باڈی میں سے ہر ٹیمپریچر پہ ایک ریڈیشن نکلتی ہے جس کو ہم تھرمل ریڈیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلا کانسیپٹ جو آپ کو ہونا چاہیے وہ تھرمل ریڈیشن کا ہونا چاہیے. اور جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ تھرمل ریڈیشن کی وجہ سے بھی آتی ہیں اور ریفلیکٹڈ ریڈیشن کی وجہ سے بھی آتی ہیں. کوئی چیز جیسے لوہا ہوتا ہے، اس کو گرم کرو گے تو گرم کرنے سے وہ ریڈ ہو جاتا ہے، تو اس میں سے ویزیبل لائٹ نکلتی ہے، آپ کو وہ چیز نظر آتی ہے. یا لوہے کے اوپر کسی اور چیز کی لائٹ پاس کرواؤ، ریڈیشن ریفلیکٹ ہوگی، وہ ریفلیکٹڈ ریڈیشن آپ کی آنکھ میں پڑے گی تو بھی لوہا آپ کو نظر آئے. تو چیزیں نظر اپنی ریڈیشن کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے اور کسی اور ریڈیشن کو جب ریفلیکٹ کرتی ہے تو بھی نظر آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں تھرمل ریڈیشن. تھرمل ریڈیشن کا مقصد ہے کسی بھی باڈی کی اپنے اندر سے امیٹ کی ہوئی ریڈیشن اور اس کے ٹیمپریچر کی وجہ سے اس کو تھرمل ریڈیشن کہا جاتا ہے. اب یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر کی وجہ سے چیزوں میں سے ریڈیشن نکلتی کیوں ہے. میں یہ ریزن لکھ نہیں رہا، سمپلی آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹیمپریچر کی وجہ سے مختلف چیزوں کے ایٹمز مالیکیول وائبریٹ کرتے ہیں، اور ایٹمز اور مالیکیول کے وائبریٹ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر موجود جو الیکٹران یا چارجز جو ہوتی ہیں وہ بھی وائبریٹ کرتی ہے. اور وائبریٹری موشن جو ہوتی ہے وہ ایکسیلریٹڈ موشن ہوتی ہے. اور میکسویل کی تھیوری کے مطابق ایکسیلریٹڈ چارج جو ہوتی ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک ویو ایمٹ کرتی ہے. اس لیے ہر باڈی کے مالیکیول یا ایٹم ٹیمپریچر کی وجہ سے وائبریٹ کرتے ہیں. ان کے وائبریٹ کرنے کی وجہ سے اس ایٹم یا مالیکیول کے اندر جو چارجز ہوتی ہیں وہ وائبریٹ کرتی ہیں، اور وائبریٹری موشن ایکسیلریٹڈ موشن ہوتی ہے. اس لیے ان ایٹمز اور مالیکیولز کے وائبریٹ کرنے کی وجہ سے جو چارجز وائبریٹ کرتی ہیں ان چارجز کی وائبریشن کی وجہ سے اس سے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ایمٹ ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے 0 کیلوین سے ابو ٹیمپریچر پہ باڈی کے مالیکیول ہمیشہ وائبریٹ کرتے رہتے. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ تھرمل ریڈیشن. اب باڈیز صرف تھرمل ریڈیشن ایمٹ نہیں کرتی، وہ ایبزارب بھی کرتی. ہر باڈی کے اوپر سپوز کریں آپ لوگ یہاں پہ سب بیٹھے ہو، ایک تو آپ لوگوں کا اپنا ٹیمپریچر ہے، اس ٹیمپریچر کی وجہ سے آپ کی باڈی تھرمل ریڈیشن ایمٹ کر رہی ہے، اور دوسرا یہاں پہ آپ کی سراؤنڈنگ ہے، سراؤنڈنگ میں جو باڈیز ہیں وہ بھی تھرمل ریڈیشن ایمٹ کر رہی ہے. تو آپ کی باڈیز کے اوپر دوسری باڈیز کی تھرمل ریڈیشن فال کر رہی ہے، اور آپ کی باڈی وہ تھرمل ریڈیشن ایبزارب کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ کی باڈی کا امیشن اور ایبزارپشن پاور برابر ہے، آپ کی باڈی جتنی ریڈیشن ایمٹ کر رہی ہے اتنی ایبزارب کر رہی ہے، تو آپ کی باڈی تھرمل ایکویلیبرم میں ہوگی. تھرمل ایکویلیبرم ہونے کا مقصد ہے کہ باڈی کا ٹیمپریچر سراؤنڈنگ کے ٹیمپریچر کے برابر ہے. تو جب تھرمل ایکویلیبرم میں ہوتا ہے تو جتنی ریڈیشن وہ باڈی ایبزارب کر رہی ہوتی ہے اتنی ریڈیشن وہ باڈی ایمٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ہر باڈی کے اوپر 2 قسموں کی ریڈیشن ہوتی ہے، ایک اس کی اپنی تھرمل ریڈیشن اور دوسری اس کے اوپر فال کرتی ہوئی ریڈیشن. اگر امیشن اور ایبزارپشن برابر ہے تو باڈی ریمینس ان تھرمل ایکویلیبرم. اگر امیشن زیادہ ہے، ایبزارپشن کم ہے، تو باڈی ٹھنڈی ہوتی ہے. اگر باڈی زیادہ ایمٹ کر رہی ہے اور کم ایبزارب کر رہی ہے تو وہ باڈی ٹھنڈی ہوتی ہے. جیسے کوئی گرم چیز ہوتی ہے نا، اس کو رکھ دیتے ہیں وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، مینس وہ ایمٹ زیادہ کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ٹیمپریچر سراؤنڈنگ کے ٹیمپریچر سے کیا ہوتا ہے، زیادہ.
اور یہ جو تھرمل ریڈیشن ایمٹ ہوتی ہے نا دیٹ از فنکشن آف ٹیمپریچر. زیادہ ٹیمپریچر ہوگا زیادہ ریڈیشن ایمٹ ہوگی, کم ٹیمپریچر ہوگا کم ریڈیشن ایمٹ ہوگی. اور اگر کوئی چیز گرم ہو رہی ہے اس کا مقصد ہے وہ زیادہ ایبزارب کر رہی ہے اور کم ایمٹ کر رہی ہے تو اس کا ٹیمپریچر جو ہوگا وہ بڑھے گا. اگر کسی بھی باڈی کا ٹیمپریچر سراؤنڈنگ کے ٹیمپریچر کے برابر ہوگا تو اس کی امیشن اور ایبزارپشن برابر ہوگی. اگر کسی بھی باڈی کا ٹیمپریچر سراؤنڈنگ کے ٹیمپریچر سے زیادہ ہوگا تو امیشن زیادہ ہوگی, ایبزارپشن کم ہوگی. اگر کسی بھی باڈی کا ٹیمپریچر سراؤنڈنگ کے ٹیمپریچر سے کم ہوگا تو ایبزارپشن زیادہ ہوگی, امیشن کیا ہوگی, کم ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا. یہ ہوتی ہے تھرمل ریڈیشن. اب سپوز کریں ہم نے آگے اسٹڈی کرنا ہے تھرمل ریڈیشن کو. ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کو اسٹڈی کریں کہ جو باڈی میں سے تھرمل ریڈیشن ایمٹ ہوتی ہے وہ تھرمل ریڈیشن جو ہوتی ہے وہ ایمٹ ہوتی ہے وہ کس قسم کی ایمٹ ہوتی ہے, کس ٹیمپریچر پہ کون سی ایمٹ ہوتی ہے, اور وہ تھرمل ریڈیشن کن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اس کا مقصد ہے ہمیں ایک باڈی لینی پڑے گی, اس باڈی کی تھرمل ریڈیشن کو اینالائز کریں. سپوز کریں یہ باڈی ہے, یہ مین ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں اس چیز کو اسٹڈی کروں کہ اس میں سے جو تھرمل ریڈیشن نکل رہی ہے وہ کس قسم کی تھرمل ریڈیشن نکل رہی ہے, اس تھرمل ریڈیشن میں کون کون سی ویو لینتھ موجود ہے, اس میں سے کون سی فریکوینسیز موجود ہیں اور کتنی ان کی انٹینسٹی ہے. اگر میں اسٹڈی کرنا چاہوں تھرمل ریڈیشن کو تو یہ جو ریڈیشن کی اسٹڈی ہوتی ہے یہ ہمیشہ کی جاتی ہے ود دا ہیلپ آف اسپیکٹرم. ہائیڈروجن کا پڑھتے ہو نا کہ ہائیڈروجن کو ڈسچارج ٹیوب جو کیتھوڈ رے ٹیوب ہوتا ہے اس کے اندر آپ ڈالتے ہو اور اس کے بعد اس میں سے جو روشنی نکلتی ہے آپ اینالائز کرتے ہو کہ ہائیڈروجن میں سے کون کون سی ویو لینتھ فریکوینسی نکلتی ہے. آپ کیا کرتے ہو, ہائیڈروجن کا اسپیکٹرم بناتے ہو. تو اگر آپ نے اس ٹائم میں سے نکلنے والی تھرمل ریڈیشن کو اگر اینالائز کرنا ہے تو تھرمل ریڈیشن کا آپ کو کیا کرنا پڑے گا, تھرمل ریڈیشن کا آپ کو اسپیکٹرم بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے, لیکن تھرمل ریڈیشن کو اسٹڈی کرنا اتنا آسان نہیں. اب وہ آسان کیوں نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. ٹھیک ہے, سپوز کریں یہ آپ کے پاس ایک باڈی ہے, یہ باڈی اس طرح سے پڑی ہوئی ہے بیٹا, یہ باڈی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے بیٹا. ایک تو اس کا ٹیمپریچر T ہے بیٹا, اس کے اپنے ٹیمپریچر کی وجہ سے سپوز کریں اس میں سے اس طرح سے ریڈیشن نکل رہی ہے. اس کے اپنے ٹیمپریچر کی وجہ سے جو ریڈیشن نکل رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا, اس کو ہم کہتے ہیں تھرمل ریڈیشن. ٹھیک ہے, لیکن کسی بھی باڈی سے خالی تھرمل ریڈیشن ایمٹ نہیں ہوتی کیونکہ اس باڈی کی سراؤنڈنگ بھی ہوتی. یہ ہے نا بیٹا, یہ پین ہے, اگر میں اس کے اوپر اسپیکٹرومیٹر کو فوکس کروں تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ اسپیکٹرومیٹر میں صرف اس کی تھرمل ریڈیشن آئے گی؟ نہیں, کیونکہ سراؤنڈنگ کی ریڈیشن بھی اس کے اوپر پڑ رہی ہے. ایک تو اس کی اپنی تھرمل ریڈیشن اسپیکٹرومیٹر میں آئے گی, دوسری جو مختلف چیزوں سے ریفلیکٹڈ ریڈیشن بھی اسپیکٹرومیٹر میں جائے گی. تو ہر باڈی کا سراؤنڈنگ ہوتا ہے, سراؤنڈنگ ہونے کی وجہ سے جب آپ اسپیکٹرومیٹر کو فوکس کرتے ہو کسی باڈی کے اوپر کہ اسپیکٹرومیٹر اس باڈی میں سے نکلنے والی ریڈیشن کو اینالائز کرے تو اسپیکٹرومیٹر میں اس باڈی سے دو قسموں کی ریڈیشن آتی ہے, ایک اس کی اپنی اور دوسری سراؤنڈنگ کی. اسپیکٹرومیٹر دونوں کا اینالائسس کر دیتا ہے. اسپیکٹرومیٹر کے اندر جو اسپیکٹرم بنتا ہے اس میں تھرمل ریڈیشن کا اسپیکٹرم بھی بنتا ہے, ریفلیکٹڈ ریڈیشن کا بھی بنتا ہے. اب آپ کو کیسے پتا لگے کہ یہ تھرمل ریڈیشن ہے اور یہ
रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है, दोनों को अलग तो नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल साल्ट है, ठीक है, अगर आपके पास दो कंपनीज के साल्ट हैं, लेकिन साल्ट का टेस्ट तो वही है ना, अगर किसी चीज में डाल के तो दोनों का टेस्ट जब मिक्स हो जाएगा तो फिर आप एनालाइज कैसे करोगे कि ये उसका टेस्ट है साल्ट का, ये उसका टेस्ट। तो जब किसी भी बॉडी के ऊपर स्पेक्ट्रोमीटर फोकस किया जाता है तो उसमें से जो निकलने वाली रेडिएशन का स्पेक्ट्रम बनता है, उसमें दोनों किस्मों की रेडिएशन शामिल होती है। इसकी एक उसकी अपनी और दूसरी किसकी, सराउंडिंग। इसका मकसद है कि किसी भी बॉडी की थर्मल रेडिएशन को अकेले बॉडी से लेना इतना आसान नहीं है कि आप चाहें कि सिर्फ इसमें से थर्मल रेडिएशन निकले, बाकी कोई भी रेडिएशन इससे रिफ्लेक्ट हो रही ना, अभी आप देख रहे हैं, ये आपको नजर आ रही है ना। इसका मकसद है कि सराउंडिंग की रेडिएशन इसके ऊपर लग के रिफ्लेक्ट हो रही है, तभी आपको नजर आ रही है। अब आप इसका स्पेक्ट्रम बनाओगे तो उस स्पेक्ट्रम के अंदर इसकी अपनी थर्मल रेडिएशन भी शामिल होगी और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन भी, तो आपकी स्टडी जो होगी वो कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेडिएशन तो इसकी अपनी नहीं है, ये तो किसी और, ठीक है। इसलिए किसी भी बॉडी में से सिर्फ निकलने वाली थर्मल रेडिएशन की स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है, रियल बॉडी किसी में से। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, सपोज करें यहाँ पे एक और रेडिएशन इससे रिफ्लेक्ट कर रही है, मुख्तलिफ चीजों से आने वाली रेडिएशन इसमें से रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इसमें से दो किस्मों की रेडिएशन। अब अगर आप इसको स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर डालोगे और स्पेक्ट्रोमीटर इसका स्पेक्ट्रम बनाएगा, तो इसमें तो रेड कलर और ब्लू कलर वाली दोनों लाइट का स्पेक्ट्रम बनाएगा, तो आपको पता नहीं लगेगा कि इसकी अपनी रेडिएशन कौन सी और इसके ऊपर रिफ्लेक्टेड रेडिएशन कौन सी। तो इसका मतलब है कि थर्मल रेडिएशन को स्टडी करने के लिए हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो बॉडी 0% रिफ्लेक्टर हो। अगर कोई ऐसी बॉडी होगी जो 0% रिफ्लेक्टर होगी, तो उसके ऊपर जितनी भी रेडिएशन पड़ेगी उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो वो इमिट करेगी वो सिर्फ उसकी अपनी होगी। तो इसका मकसद है कि अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी बॉडी की थर्मल रेडिएशन को स्टडी करें, तो थर्मल रेडिएशन को स्टडी करने के लिए हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो बॉडी 100% एब्जॉर्बर हो, ताकि उसके ऊपर लगने वाली जो सराउंडिंग की रेडिएशन है उसको वो 100% एब्जॉर्ब कर ले। बाकी जो वो उसके पास रहे वो कौन सी रेडिएशन रहे, वो सिर्फ और सिर्फ थर्मल रेडिएशन रहे, और हम थर्मल रेडिएशन की स्टडी कर सके। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो 100% एब्जॉर्बर हो, ठीक है, और उसी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि ब्लैक बॉडी के बारे में हम समझते हैं कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होगी जो 100% एब्जॉर्बर होगी। जो चीज 100% एब्जॉर्बर होगी वो 0% रिफ्लेक्टर होगी। तो ऐसी बॉडी का जो स्पेक्ट्रम होगा वो सिर्फ और सिर्फ थर्मल रेडिएशन का स्पेक्ट्रम होगा, क्योंकि जो 100% एब्जॉर्बर बॉडी होगी ना, उसके ऊपर रेडिएशन जो लगेगी वो तो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसमें से जो निकलेगी वो कौन सी होगी, सिर्फ और सिर्फ थर्मल रेडिएशन होगी। इसलिए हम कहते हैं कि हमें अगर थर्मल रेडिएशन की स्टडी करनी है तो थर्मल रेडिएशन की स्टडी के लिए हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो बॉडी 100% एब्जॉर्बर हो, ताकि वो उसके अपने ऊपर पड़ने वाली सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, रिफ्लेक्शन उसकी 0 हो, सिर्फ उसकी इमिशन हो। और वो इमिशन का जब हम स्पेक्ट्रम लेंगे तो वो स्पेक्ट्रम कितना हो जाएगा, वो स्पेक्ट्रम जो होगा वो उसका अपना थर्मल रेडिएशन का स्पेक्ट्रम होगा। तो अब हम करते हैं बेटा ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन कि ब्लैक बॉडी क्या होती है।
ब्लैक बॉडी का मकसद है बेटा बॉडी which can absorb all radiation falling on it. ठीक है, कोई भी ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाली सब रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, और ये ब्लैक बॉडी जो होती है बेटा नेचुरल बॉडी, नेचुरल ब्लैक बॉडी does not exist in nature। ठीक है, कुदरती तौर पे ऐसी हमें कोई बॉडी नहीं मिल सकती जो सिर्फ इमिशन करे और रिफ्लेक्शन न करे। आप कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी का मकसद है ऐसी बॉडी जो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट न करे, वो एब्जॉर्ब करे और इमिट करे। तो जो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और सिर्फ इमिट करेगी ऐसी बॉडी को हम क्या कहेंगे? ब्लैक बॉडी। अब इसको ब्लैक क्यों कहा जाता है? इसलिए कि जब ब्लैक बॉडी जो होती है ना, उसको अगर सपोज करें हम अंधेरे के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर पड़ने वाली सारी रेडिएशन को क्या करेगी? वो एब्जॉर्ब कर लेगी, और उसमें से निकलने वाली रेडिएशन अगर इंफ्रारेड है तो वो हमारी आंख को नजर नहीं आएगी। सपोज करें ये ब्लैक बॉडी है, इसमें से निकलने वाली रेडिएशन इंफ्रारेड है। ठीक है, अगर इसको हम अंधेरे में रख दें तो इसके ऊपर जो दूसरी लाइट आएगी वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी ये जो इमिट करेगी वो कौन सी होगी? इंफ्रारेड होगी। तो इसका मकसद है ये बॉडी हमें नजर नहीं आएगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी कहते हैं। लेकिन ब्लैक बॉडी का कलर हमेशा ब्लैक हो ऐसा नहीं होता। अगर उसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उसमें से रेडिएशन अगर रेड कलर की नजर आती है तो उस वक्त वो ब्लैक बॉडी हमें किस तरह से नजर आ रही होगी? रेड कलर की। तो ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक तब होता है जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है, लेकिन एट हाई टेम्परेचर ब्लैक बॉडी से जब विजिबल कलर की लाइट निकलती है तो विजिबल कलर अगर उसमें से रेड कलर का निकल जाए तो वो रेड की नजर आएगी। ग्रीन कलर की निकल रही है तो वो आपको क्या नजर आएगी? ग्रीन कलर की नजर आएगी। तो आप कह सकते हैं बेटा नेचुरल ब्लैक बॉडी जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती। आप कहेंगे कि ये हाइपोथेटिकल बॉडी है, हाइपोथेटिकल बॉडी है। इसका क्या मतलब कि फिर हम थर्मल रेडिएशन को स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास कोई ऐसी बॉडी होगी ही नहीं जो 100% एब्जॉर्बर हो, तो इसका मकसद है कि उस बॉडी से रिफ्लेक्शन तो होगी, तो फिर हम क्या थर्मल रेडिएशन को स्टडी नहीं कर सकते। इसको साइंटिस्टों ने इसका स्मार्ट सोल्यूशन निकाला। ठीक है, और साइंटिस्टों ने आर्टिफिशियली एक ब्लैक बॉडी बनाई जिसको कहा जाता है फेरीज ब्लैक बॉडी। और ये जो फेरीज ब्लैक बॉडी होती है ये एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी होती है। तो आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी जो होती है वो आप इस तरह से बनाते हैं। आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी ये स्मार्ट सोल्यूशन है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी कैसे बनाई जाती है? आर्टिफिशियली ब्लैक बॉडी is formed by drilling cavity in lead block या in block of metal। मेटल का ब्लॉक लेके उसके अंदर बेटा इस तरह से सपोज करें ये एक मेटल का ब्लॉक होता है
इस मेटल के ब्लॉक के अंदर एक केविटी ड्रिल करते हैं, इस तरह से एक केविटी को ड्रिल करके इस तरह से हम आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी बनाते हैं। ठीक है, अब ये ब्लैक बॉडी कैसे बनती है? क्योंकि ब्लैक बॉडी का मकसद है ऐसी बॉडी जिसमें से सिर्फ इमिशन हो, सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो, उसके अंदर रिफ्लेक्शन न हो। तो इसमें क्या होता है, जब आप इस तरह से रेडिएशन इमिट करते हो तो ये रेडिएशन जो होती है इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन फेस करने के बाद इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। इसका मकसद है अगर इस तरह से केविटी बना के उसके अंदर आप रेडिएशन को ट्रैप करो तो ये रेडिएशन रिफ्लेक्शन के बाद इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी और इसमें से कोई भी चीज रिफ्लेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि आर्टिफिशियली हम एक जो है वो ब्लॉक लेते हैं मेटल का, उसके अंदर केविटी बनाते हैं, तो ये एक ऐसी बॉडी बन जाती है जो आप कह सकते हैं कि ये एक ब्लैक बॉडी बन जाती है। इस तरह से ये जो बॉडी बनती है ये हर रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और इस रेडिएशन का कोई भी पार्ट इसमें से इमिट नहीं होता। तो आप कहोगे कि ब्लैक बॉडी जो होती है, ब्लैक बॉडी इज 100% एब्जॉर्बर या इमिटर होती है। ये इमिटर या एब्जॉर्बर होती है। At any temperature, absorption of black body is more than ordinary body weight. अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बेटा, अगर ब्लैक बॉडी और कोई नॉर्मल बॉडी साथ रखें, दोनों का टेम्परेचर सेम रखें, तो आम बॉडी के मुकाबले में ब्लैक बॉडी ज्यादा इमिट करेगी और ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। अगर ये फैन है और एक ब्लैक बॉडी है, दोनों को साथ मिला के रखें तो जो ब्लैक बॉडी होगी वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी और ज्यादा इमिट करेगी। ठीक, अब आ जाते हैं बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर कि ब्लैक बॉडी की रेडिएशन होती क्या है बेटा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बेटा, सपोज करें हमारे पास बेटा इस तरह से एक ब्लैक बॉडी है बेटा, सपोज करें बेटा हमारे पास ये इस तरह से एक ब्लैक बॉडी है। ये आप कह लिए बेटा कि ये हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है, ये एक ब्लैक बॉडी है बेटा। ठीक है, अब अगर ये ब्लैक बॉडी है तो ये क्या होगी, 100% एब्जॉर्बर होगी। इसके ऊपर जितनी भी रेडिएशन फॉल करेगी उस सारी की सारी रेडिएशन को ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। मकसद इसमें रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, 0% होगी इसमें से रिफ्लेक्शन। जितनी भी रेडिएशन इसके ऊपर पड़ेगी वो सारी की सारी रेडिएशन को क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। यहां से इसके ऊपर जितनी रेडिएशन पड़ेगी वो इसको एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन इस केविटी के अंदर ये इमिट करेगी, इस केविटी के अंदर ये इमिट करेगी। इसके ऊपर पड़ने वाली रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करेगी और इस केविटी के अंदर ये रेडिएशन को क्या करेगी, इमिट करेगी। और इस केविटी से ये रेडिएशन जो बाहर आएगी, इस फाइन होल से जो ये एक रेडिएशन बाहर आएगी, इसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर इस तरह से आर्टिफिशियल हम एक बॉडी बनाएं और वो बॉडी अगर ब्लैक बॉडी हो तो इस तरह से इसके जो कैविटी होती है, इसके अंदर जो रेडिएशन इमिट होती है, जो इसके फाइन होल से बाहर आती है, रिफ्लेक्टेड नहीं,
ये सिर्फ और सिर्फ इसकी अपनी इमिटेड रेडिएशन होती है। तो इस तरह से इसके फाइन होल से जो रेडिएशन बाहर आती है इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। क्योंकि ये जो रेडिएशन इसके फाइन होल से बाहर आ रही है, ये रेडिएशन जो होती है ये किसी भी किस्म की रिफ्लेक्टेड रेडिएशन नहीं, ये किसकी रेडिएशन है, इसकी अपनी रेडिएशन है। तो इसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की प्रॉपर्टीज क्या है, ये इंशाल्लाह जो है वो हम पढ़ेंगे कल। तो आपकी जीती है, ठीक है, कल जीती है इंशाल्लाह, परसों इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो है बेटा ब्लैक बॉडी का हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है, अब इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।